फरवरी 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल रहा था। मौजपुर, जाफराबाद, शिव विहार, हर गली हर चौक में पेट्रोल बॉम्ब्स, एसिड पैकेट, फायर आर्म्स, कट्टे और गोलियों की आवाजें थी। 53 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल, 751 एफआईआर्स रजिस्टर हुई, 150 करोड़ से ज्यादा की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। इंटेलिजेंस ऑफिसर अंकित शर्मा की बॉडी में 50 से ज्यादा बार चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल जी शहीद। शाहरुख पठान नाम का शख्स दिल्ली की सड़कों पे पिस्टल से पुलिस पे ऐसे ओपन फायरिंग करता है जैसे ये भारत की राजधानी का नहीं बल्कि इराक या सीरिया का नजारा हो। ये रायट्स कोई स्पॉन्टेनियस नहीं थे, ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। एफआईआर नंबर 59 ऑफ 2020, दिल्ली पुलिस का स्पेशल धमाका और साजिश का नंबर 1 मास्टरमाइंड उमर खालिद, जेएनयू का स्टूडेंट लीडर और उसके साथ 21 को कॉन्स्पिरेटर्स गिरफ्तार। आज 5 साल 4 महीने बाद भी उमर तिहाड़ के अंधेरे कमरे में बंद है, एक बार भी बेल नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड, दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड। आखिर क्यों? आज के डिटेल्ड वीडियो में हम देखेंगे चार्जशीट के एग्जैक्ट एलिगेशंस, प्रोटेक्टेड विटनेस के स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स, सीडीआर रिकॉर्ड्स और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस। तो एंड तक पूरा देखना। 23 फरवरी 2020 शाम के 6 बजे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे एक नॉर्मल सी शाम थी। ऑफिस से थके हारे लोग अपने अपने घर जा रहे थे। ऑटोज, कार, बाइक सब रेगुलर ट्रैफिक में थे। फिर एकदम से एक भीड़ औरतों और बच्चों के साथ रोड पर उतर आई। जाफराबाद बदरपुर रोड कंप्लीटली ब्लॉक। कालिंदी कुंज से सीलमपुर तक एकदम जीरो मूवमेंट। ऑटो ड्राइवर और जाम में फंसे लोग घबराने लगे। एक एम्बुलेंस भी वहां पे फंसी रही। इस सब होने के बाद जब पुलिस आई क्लियर करने के लिए तो उस भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, स्लिंग शॉट से अटैक किया, एसिड पैकेट्स फेंके, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके और मौजपुर बदरपुर रोड पे तो गोलियां तक चलनी शुरू हो गई थी। उसी दिन शाम को 3:30 बजे इस दंगे से कुछ ही देर पहले बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा 200 सपोर्टर्स लेके दिल्ली में मौजपुर चौक पहुंचते हैं और वहां से फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए पुलिस को बोलते हैं कि 3 दिन में जाफराबाद चांदबाग में हो रहे एंटी सीए प्रोटेस्ट जब तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में है तब तक पीसफुली क्लियर कर दो। अगर नहीं किया तो हम लोग प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खुद ही एक्शन लेंगे। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। उसके बगल में डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या खड़े थे, एकदम चुप, डरे हुए कि कहीं एंटी सीएए प्रोटेस्ट वायलेंट रूप ना ले ले। कपिल मिश्रा के लाइव के बस 30 मिनट में ही वही हुआ जिसका डीसीपी को डर था। व्हीकल्स जलने लगे, पत्थर बरसने लगे। नेक्स्ट डे फरवरी 2020 ये आग 50 से ज्यादा मोहल्लों में फैल गई। मौजपुर में पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे थे, शॉप्स जल रही थी। भजनपुरा में हेड कांस्टेबल रतन लाल जी जमीन पर शहीद पड़े थे। शिव विहार में पुलिस की जीप्स जल रही थी और गोकुलपुरी में बिजली के तार तक काट दिए गए थे और चांदबाग में तो सड़क पे डेड बॉडीज बिखरी पड़ी थी। उसी दौरान शाहरुख पठान नाम का शख्स दिल्ली की सड़कों पे पिस्टल से पुलिस पे ऐसे ओपन फायरिंग करता है कि मानो ये भारत की राजधानी का नहीं बल्कि किसी इराक या सीरिया का नजारा हो। और आलम यह था कि 24 घंटों में ही 53 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल और 150 करोड़ से ज्यादा की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और 751 एफआईआर्स रजिस्टर हुई। इन राइट्स के दौरान जानते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी। 23 फरवरी जिस दिन शाम को प्रोटेस्ट शुरू हुए उस रात पुलिस को 700 इमरजेंसी कॉल्स आए। सेक्शन 144 लगाया गया जहां पर मजिस्ट्रेट 4 और 4 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पे लिमिट लगा सकते हैं ताकि दंगे वगैरह टाइप एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन धारा 144 का भी कोई असर नहीं हुआ। प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के नेक्स्ट डे यानी 24 फरवरी 2020 को पुलिस को 7500 इमरजेंसी कॉल्स आए जो कि उस समय तक का एक हफ्ते का रिकॉर्ड था।
25 फरवरी 2020 की सुबह उस टाइम के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक इमरजेंसी एमएलएज की मीटिंग बुलाई। सब एमएलएज ने बोला कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट कम है, तो एमएलएज ने रिपोर्ट बनाकर होम मिनिस्टर अमित शाह को भेजी। अमित शाह ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और कुछ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ अर्जेंट मीटिंग की और भरोसा दिया कि एडिक्वेट फोर्स अवेलेबल है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्मी भेजने से मना कर दिया। रीजन, ट्रंप की विजिट के टाइम ये सब कोई नॉर्मल वायलेंस नहीं लग रहा था और मिलिट्री एक्शन के लिए जनरली तभी भेजी जाती है जब पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है, जैसे 26/11 के अटैक में हुआ था। फिर 26 फरवरी को एनएसए अजीत डोवाल खुद ग्राउंड पे आए, लोकल लीडर्स से शांति की अपील की और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाने के और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भेजकर इलाज देने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए। फिर 27 फरवरी को कोर्ट रूम में कपिल मिश्रा का फेसबुक लाइव वाला वीडियो प्ले हुआ। जजेस ने अपना सारा गुस्सा पुलिस पर दिखाया और कहा कि 1984 के एंटी सिख दिल्ली राइट्स जैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और अगर कोई हेट स्पीच मिलती है तो उस पर तुरंत एफआईआर करके जेल में डालो। और फिर 6 मार्च 2020 को इस केस का टर्निंग पॉइंट, क्राइम ब्रांच ने एफआईआर नंबर 59 ऑफ 2020 रजिस्टर की, जिस केस को बाद में स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया। इन्वेस्टिगेशन ने बहुत ही शॉकिंग पार्ट रिवील किया। ये कोई अचानक से एंटी सीएए मॉब के भड़क जाने से राइट्स नहीं हुए थे, ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान की गई थी और 23 फरवरी 2020 को हुए इन राइट्स की प्लानिंग दिसंबर 2019 से चल रही थी। मास्टरमाइंड उमर खालिद, जिसके साथ 21 को कॉन्स्पिरेटर्स की टीम थी, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, नताशा नरवाल, गुलफिशा फातिमा। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अकॉर्डिंग उनका दिसंबर 2019 से परफेक्ट 6 पॉइंट का ब्लूप्रिंट था। स्ट्रैटेजिकली सीए प्रोटेस्ट को चक्का जाम में बदलो, 23 प्रोटेस्ट साइट्स मुस्लिम एरियाज में बनाओ जो मस्जिदों के पास हो और मेन रोड्स पे हो, वुमेन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करो, एसेंशियल सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल बसेस ब्लॉक करो, पुलिस से आर्म्स के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन प्लान करो और वेपन्स के साथ कम्युनल राइट्स ट्रिगर करो। और रिजल्ट एग्जैक्टली ये सब 23 फरवरी को जाफराबाद में हुआ। दोस्तों, उमर खालिद का इस सब में रोल जानने के लिए पहले आपको उमर खालिद पे लगे हुए चार्जेस और यूएपीए के बेल प्रोविजंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब एक छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो जनरली उसको 10,000 के बेल बॉन्ड के साथ बेल मिल जाती है। मर्डर का केस हो तो सेशन जज पासपोर्ट जमा करके हर फ्राइडे रिपोर्टिंग करने को बोल देते हैं विद सम कंडीशंस। लेकिन यूएपीए जब आता है, ये एक बिल्कुल अलग कैटेगरी का क्राइम है। ये किसी नॉर्मल चोरी या मर्डर का एक्ट नहीं है। उससे पहले समझते हैं कि उमर खालिद पर जो एफआईआर नंबर 59 ऑफ 2020 थी, उसमें कौन कौन से ऑफेंस लगे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, सेडिशन यानी देश को तोड़ने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम में दुश्मनी, दंगे करवाना, डेडली वेपन यूज करना, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज करना, और साथ ही में आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और यूएपीए के कुछ सीरियस सेक्शंस जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्ट, टेरर फंडिंग, टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी और यूएपीए का एक अल्टीमेट सीक्रेट वेपन जो कि है सेक्शन 43D का सब क्लॉज 5। इस सेक्शन को एंड तक ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि सिर्फ यही एक वो अकेला सेक्शन है जिसकी वजह से उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज तक बेल नहीं मिली। तो यूएपीए का सेक्शन 43D5 कहता है कि जब कोर्ट को चार्जशीट से लगता है कि सेक्शन 16 to 18 यानी टेररिस्ट एक्ट, टेरर फंडिंग और टेरर कॉन्स्पिरेसी के आरोप प्राइमा फेसी ट्रू हैं, मतलब टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्वमेंट के इनिशियल एविडेंस 1% भी ट्रू लगते हैं, तो बेल नहीं दी जाएगी। क्योंकि टेररिस्ट एक्ट्स में इवन 1% इन्वॉल्वमेंट के चांसेस को भी इग्नोर करना पूरे देश के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। इस एक्ट को 2008 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर आई थी इमीडिएटली आफ्टर 26/11 अटैक, और वही कांग्रेस का लाया हुआ एक्ट ही आज उमर खालिद और उसके को कॉन्स्पिरेटर्स का जेल में सड़ने का कारण है। इसको एंड में जानेंगे कैसे। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल 3 साल की मेहनत करती है और 3000 पेज की चार्जशीट कोर्ट को सबमिट करती है और 30,000 पेज के डिजिटल एविडेंस जैसे सीक्रेट मीटिंग प्लान्स, व्हाट्सएप चैट, सीडीआर रिकॉर्ड और फॉरेंसिक्स और 10 से ज्यादा प्रोटेक्टेड विटनेस के स्टेटमेंट्स इकट्ठा करती है।
अब सवाल ये है कि चार्जशीट में उमर के अगेंस्ट ऐसा क्या था, उमर ने एग्जैक्टली क्या किया था जो 3 कोर्ट्स कन्विंस हो गए उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने में, सीक्रेट मीटिंग्स में वो क्या क्या प्लान बनाए, व्हाट्सएप में एग्जैक्टली कौन कौन से मैसेजेस थे और विटनेस ने ऐसी कौन कौन सी लाइंस बोली। अब तक हमने देखा दिल्ली राइट्स के दौरान और उसके बाद की कहानी। अब उमर खालिद का इसमें क्या रोल था वो जानने के लिए दिसंबर 2019 से ये जो राइट्स की प्लानिंग चल रही थी वो जानना बहुत जरूरी है। ये पूरी राइट्स की प्लानिंग टोटल 7 फेस में हुई थी। सीएए के बिल पास होने के 1 से 2 दिन में ही मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। प्रोटेक्टेड विटनेस के अकॉर्डिंग 7 दिसंबर 2019 को जंतर मंतर पे उमर ने शर्जील को बोला कि चक्का जाम करो, सिर्फ धरना नहीं, रोड्स कंप्लीटली ब्लॉक करो और जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए कहा। 8 दिसंबर को हाउस नंबर 6/6 जंगपुरा एड्रेस पे ये मीटिंग अटेंड करते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की। उसमें सीएबी टीम नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और फैसला होता है कि लेफ्ट पार्टीज और सिविल सोसाइटी के सपोर्ट से चक्का जाम को एग्जीक्यूट करेंगे। फेज 2 जामिया शाहीन बाग मास्टर प्लान। 13 दिसंबर 2019 को उमर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज आया अपनी टीम शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल और सैफुल के साथ, और सबको चक्का जाम के लिए एरियाज एलोकेट कर दिए। जैसे शर्जील को शाहीन बाग, आसिफ और सैफुल को जामिया के गेट नंबर 7 पे चक्का जाम करने के लिए कहा और बोला ये गवर्नमेंट हिंदुओं की गवर्नमेंट है मुस्लिम्स के खिलाफ, इसे राइट टाइम पे ओवरथ्रो करना होगा। और एक नया ग्रुप जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी बनाया गया रायट्स को सिस्टमैटिकली रन करने के लिए। चार्जशीट क्लियरली कहता है कि जेसीसी उमर खालिद का ब्रेन चाइल्ड था। ब्रेन चाइल्ड से यह मतलब है कि उसी का ओरिजिनल आइडिया था। सिटी वाइड प्रोटेस्ट आर्किटेक्चर। 24 दिसंबर 2019 को उमर जंतर मंतर पे स्पीच देता है और वहां पे प्लान बना कि 23 प्रोटेस्ट साइट्स स्ट्रैटेजिकली मुस्लिम एरियाज में मॉस्क्स, मजार्स और मेन रोड्स पे बनाएंगे जहां पर सेक्युलर कवर, जेंडर कवर और मीडिया कवर तीनों होगा। मतलब सेक्युलर लोग सपोर्ट देंगे, वुमेन शील्ड बनेंगी और मीडिया कवरेज देगा। उसके बाद 26 दिसंबर 2019 को दिल्ली में लोधी कॉलोनी में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के अंदर एक मीटिंग में रायट्स की फंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और वहां पे लीगल टीम्स बनाते हैं उनके लिए जिनको रायट्स के दौरान पुलिस डिटेन करेगी, उनको बेसिकली छुड़वाने के लिए। 28 दिसंबर 2019 को दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप DPSG नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। उमर खालिद भी जिसका मेंबर था। ये ग्रुप 23 साइट्स को कोऑर्डिनेट करता था और लोधी कॉलोनी में हुई मीटिंग वाले सभी लोग इस ग्रुप के मेंबर थे। PFI फंडिंग और ट्रम्प राइट्स प्लान। 8 जनवरी 2020 को उमर खालिद शाहीन बाग में मौजूद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पे खालिद सैफी और ताहिर हुसैन से मिलता है और वहां पे ये लोग एसिड पैकेट्स, फायर आर्म्स जैसी चीजों के बारे में, फंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये सब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान राइट्स हो उसके लिए प्लानिंग करते हैं जो कि 24 और 25 फरवरी के लिए आने वाले थे। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आगे चलकर अनलॉफुल एक्टिविटीज के चलते 28 सितंबर 2022 को होम मिनिस्ट्री 5 साल के लिए इंडिया में बैन कर देती है। सीलमपुर सीक्रेट मीटिंग वॉयलेंस कॉल। 23 और 24 जनवरी 2020 को कई सारी एक्सप्लोजिव सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। दिल्ली में हाउस नंबर E1/13 पे न्यू सीलमपुर में उमर खालिद मीटिंग करता है गुलफिशा फातिमा, तस्लीम और एक फेमिनिस्ट वुमेन ग्रुप पिंजरा तोड़ के 2 मेंबर्स नताशा नरवाल और देवांगना कालिता, और कहते हैं कि चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है, खून बहाना पड़ेगा। वुमेन को इंस्ट्रक्शन दिए कि लोकल एरियाज में चिली पाउडर, ब्रिक्स, एसिड बॉटल्स, नाइफ्स, स्टोन्स, इन सब चीज़ों को फ्यूचर राइट्स के लिए स्टॉक करो। तो ये सब इवेंट्स एक पैटर्न बना रहे थे जिस पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक क्लियर एस्केलेशन प्लान था प्रोटेस्ट से वायलेंस तक का। फाइनल मोबिलाइजेशन। 10 फरवरी को दिल्ली में जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी इमिग्रेंट वाला जो एरिया है वहां पर जाकर उमर खालिद एक स्पीच में लोगों से CAA के खिलाफ लड़ाई करने को कहता है
और 17 फरवरी को महाराष्ट्र में अमरावती में एक प्रोवोकेटिव स्पीच दी जिसमें ट्रंप की विजिट का रेफरेंस देकर इंडिया के इंटरनेशनल शेम का प्लान था। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस पर बोला कि ये एक कॉन्स्पिरेशनल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहां तक पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सारे आर्म्स, वेपन्स, एसिड, पेट्रोल बॉम्ब सब इकट्ठा हो गए थे और यहां तक मेजॉरिटी 4 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया। पहला ग्रुप मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू जो जामिया, डीयू और एएमयू के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए था। नेक्स्ट ग्रुप सीएबी टीम, लेफ्ट पार्टीज और सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करने के लिए। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी रायट्स को सिस्टमैटिकली रन करने के लिए। और दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप डीपीएसजी उन 23 प्रोटेस्ट साइट्स को और उसके मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब बस एग्जीक्यूशन का टाइम था और 23 की शाम को एग्जीक्यूट करने का दिन था। एग्जीक्यूशन प्लस डैमेज कंट्रोल। 23 फरवरी जिस दिन शाम को रायट्स हुए, मजे की बात यह है कि रायट से पहले ही उमर खालिद बिहार पहुंच गया और प्लान वैसे ही एग्जीक्यूट किया जैसा उन्होंने प्लान किया था। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे वुमेन्स रोड ब्लॉक करती हैं और तुरंत रायट शुरू हो जाते हैं। 24 फरवरी दंगे की अगली सुबह दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप था डीपीएसजी, जो 23 साइट्स को कोऑर्डिनेट करता था, उसमें कुछ लोग जब एक्चुअल में ग्राउंड पे वायलेंस हुआ और लोग मरने लगे इतने लार्ज अमाउंट में वो भी, तो लोगों को मरता देख वो शॉक में आ जाते हैं और धमकी देते हैं कि वो की कॉन्स्पिरेटर्स को एक्सपोज कर देंगे। इसके बाद इन एक्सपोज करने वाले लोगों से घबराकर और पैनिक में आकर उमर खालिद जो 23 फरवरी यानी दंगे के दिन से बिहार में था और डीपीएसजी व्हाट्सएप ग्रुप के बाकी मेंबर्स एक दूसरे को कई सारी बैक टू बैक फोन कॉल्स करते हैं जो बाद में सीडीआर रिकॉर्ड से भी प्रूव होती हैं। इस सब में जानते हैं कि कोर्ट्स का क्या स्टैंड था। कड़कड़डूमा सेशन कोर्ट ने 50 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर दिया जिसमें उमर का नाम कॉन्स्पिरेसी के शुरू से एंड तक पाया गया और प्रोटेक्टेड विटनेसेस को क्रेडिबल बताया और यूएपीए के सेक्शन 16 to 18 जो टेररिज्म वाले सेक्शंस थे उनको प्राइमा फेसी ट्रू बोला। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कांग्रेस का लाया हुआ जो यूएपीए का सेक्शन 43D5 जो कहता था कि टेररिज्म एक्ट में इवन इनिशियल एविडेंस से 1% इन्वॉल्वमेंट का शक लगने पे भी बेल नहीं दी जाएगी, ठीक वैसा ही कोर्ट के ऑर्डर में हुआ। बेल रिजेक्टेड। 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 52 पेजेस का जजमेंट दिया। कहा कि ये टिपिकल प्रोटेस्ट नहीं थे, एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी रोड्स ब्लॉक करने की, एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट करने की और कम्युनल रायट्स ट्रिगर करने की। और कहा कि ये एक्ट प्राइमा फेसी यूएपीए के अंडर टेररिस्ट एक्ट्स में ही आते हैं और उमर के अगेंस्ट एक्यूजेशंस को प्राइमा फेसी ट्रू कहा। कंक्लूजन अगेन सेम, सेक्शन 43D5 even 1% involvement and bail is dismissed। अब इस बीच उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में 7 बार एडजमेंट मांगा, यानी 7 बार टाइम मांगा। और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में 1 बार एडजमेंट मांगने का मतलब है कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट जनरली आपको 3 से 4 महीने बाद मिलती है। 7 बार ऐसे 3-3, 4-4 महीने का टाइम वेस्ट करने के बाद एंड में जिस बेल एप्लीकेशन के लिए 7 बार टाइम मांगा वो बेल एप्लीकेशन ही विड्रॉल कर ली, यानी वापस ले ली। इस बारे में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में मेंशन किया है। People, when it comes to Umar Khalid's case, can you imagine that the case was adjourned? There were at least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for Umar Khalid, and eventually the application for bail was withdrawn. सुप्रीम कोर्ट से बेल एप्लीकेशन विड्रॉ करने के बाद इन्होंने दिल्ली शादरा के सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन अप्लाई की। पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ऑलरेडी प्राइमा फेसी ट्रू बोलकर 43D5 के अकॉर्डिंग बेल रिजेक्ट कर चुके थे। और जनरली लोअर कोर्ट के डिसीजन को लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट के डिसीजंस को जनरली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जाते हैं या सेम ही कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं पिछले दिए हुए डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करने के लिए। यहां पर हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद वापस से लोअर कोर्ट में जाते हैं
वो भी 7 बार सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के बाद। तो इसके बाद जब ये लोग दिल्ली के सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जाते हैं तो सेशन कोर्ट कहती है कि लॉन्ग इनकार्सिरेशन अलोन कांट ओवरराइड यूएपीए बार, मतलब यूएपीए का सीरियस क्राइम का एक्यूज्ड जेल में लंबा टाइम होने की वजह से ऑटोमेटिकली बेल के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएगा, जो टाइम उसने बेसिकली जानबूझकर 7 बार एडजर्नमेंट मांगकर खराब किया। कंक्लूजन सेम, बेल रिजेक्टेड। अब ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में 3 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को फाइनली उमर खालिद और शर्जील इमाम की कंबाइंड बेल पे फैसला दिया और कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ही मास्टरमाइंड्स थे कॉन्स्पिरेसी के और सारे मटेरियल्स एविडेंसेस को प्राइमा फेसी ट्रू बताया। अगेन सेक्शन 43D5 बेल रिजेक्टेड। हालांकि बेल एप्लीकेशन दोबारा फाइल कर सकते हैं की प्रोटेक्टेड विटनेस के एग्जामिन होने के बाद या 1 साल के बाद। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, कहा कि ट्रायल में डिले को तुम ट्रम्प कार्ड की तरह यूज नहीं कर सकते यूएपीए के बेल रेस्ट्रिक्शंस को ओवरराइड करने के लिए। बाकी कुछ को कॉन्स्पिरेटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेल ग्रांट की है ये बोलकर कि वो ऑर्गेनाइजर्स थे, इन दोनों के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते थे, वो मास्टरमाइंड नहीं थे। सरकार को उनकी गलत पॉलिसीज के लिए क्रिटिसाइज करो लेकिन उसकी हेट में इतना ब्रेन वॉश मत हो जाओ कि एक टेररिस्ट और एक स्टूडेंट में फर्क ना कर सको और एक टेररिस्ट को डिफेंड करने लगो। टेररिस्ट को डिफेंड करने वाला एंटी नेशनल नहीं बल्कि एक टेररिस्ट होता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ट्रायल क्यों डिले हो रहा है। कहीं पे कोई छोटी मोटी चोरी भी हो जाती है तो उसके लिए आसपास के एरिया से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने में और चोर को आइडेंटिफाई करने में 1 से 2 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। और जबकि ये तो एक फुल फ्लेज इतने बड़े स्केल के प्लान्ड रायट्स थे, ऐसे एक्ट्स में एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है। 3 महीने की प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी या दूसरे शब्दों में कहें तो टेररिस्ट एक्ट, इनका वर्डिक्ट कोई 3 दिन में जल्दबाजी में कोर्ट नहीं दे सकती और ना ही प्रोसेस में इंटेंशनल डिले की वजह से बेल देकर किसी पोटेंशियल टेररिस्ट को खुला छोड़ सकती। ये आपकी, मेरी और हमारे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। कश्मीर neither belongs to India, कश्मीर neither belongs to Pakistan, कश्मीर belongs only to the people of कश्मीर। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। Supreme Court this Monday morning denied bail to Sharjeel Imam and Umar Khalid. मामला फरवरी 2020 के एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है that turned violent. 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है। और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा हूँ। Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. I think you misuse your freedom of expression. You are more dangerous to this country.